विभव, अगला कॉन्सेप्ट क्या है? विभव। पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल का मतलब एकांक आवेश को बहुत दूर से किसी भी परिपथ में किसी पॉइंट तक लेके आने में किया गया कार्य। जैसे कि बहुत दूर पे एकांक धनावेश रखा हुआ है, उसको गए उठा करके लेके आए, कहीं पे तार का परिपथ बना था, उसी परिपथ में किसी एक पॉइंट तक लेके आए, तो जो कार्य किया जाएगा उसको लाने में, वही उस पॉइंट पर किया गया विद्युत विभव कहलाएगा। ये बात समझ में आ रही है क्या? एकांक धन आवेश बहुत दूर कहीं पड़ा हुआ था, इनफाइनाइट पे, अनंत पे पड़ा हुआ था, उसको वहाँ से लेकर किसी परिपथ में किसी पॉइंट तक आना है, तो जितना काम किया जाएगा उसी को क्या बोलेंगे हम? उस बिंदु पर विद्युत विभव। तो ये देखिएगा कि मान लेते हैं कि यहाँ पर एकांक पॉजिटिव चार्ज है और एकांक कैसा आवेश है? धनावेश लिखा हुआ है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, और हमारे पास यहाँ पर एक परिपथ है और इस परिपथ में यहाँ पर उसको लेकर के आना है पॉइंट ए तक। तो इस एकांक आवेश को, और यह है कहाँ पे? इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लेकर के आने में जो काम किया जाएगा उसी काम को बोलेंगे विद्युत विभव। और इसको दिखाते हैं किससे? कैपिटल V से। किससे दिखाया जाता है इसको? कैपिटल V से। तो कैपिटल V बराबर होगा क्या? कार्य बोला है कितने टाइम का? उस आवेश को लेकर के आने में, यानी कि आवेश कहाँ हो जाएगा? नीचे, और कार्य कहाँ चला जाएगा? ऊपर। यानी कि विभव बराबर वर्क अपान में क्या? चार्ज, आवेश। यहाँ पे लिख सकते हैं विभव का मतलब एकांक धनावेश को कहाँ से लाने पर? अनंत से परिपथ में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। और किस बिंदु का होगा? जिस बिंदु पर लेके आएंगे उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाएगा। उस बिंदु पर विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? उस पे विभव कहलाता है। क्या बात समझ में आ रही है क्या? फार्मूला क्या होगा? V = W बटे में Q। मात्रक की अगर बात करें तो वर्ग का यूनिट क्या होता है? तो वर्ग की यूनिट जूल होती है, और ये Q आवेश की मात्रक कूलाम, यानी कि जूल प्रति कूलाम। यानी कि जो विभव का मात्रक होगा, विभव का मात्रक, वो क्या होने वाला है? जूल प्रति कूलाम, या फिर इसी को एक नाम और दिया जाता है वोल्ट। ये वोल्ट नामक एक वैज्ञानिक थे, इन्हीं के नाम पे इसका नाम क्या पड़ गया है? वोल्ट। और विभव से संबंधित ही एक कॉन्सेप्ट और है विभवांतर का। कौन सा कॉन्सेप्ट है? विभवांतर, विभव के अंतर, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इसके बारे में क्या पढ़ा है कि एकांक धनावेश को कहाँ से कहाँ लेके आना है? इनफाइनाइट से किसी परिपथ में किसी पॉइंट तक लेके आएंगे, जितना काम होगा वही उस पॉइंट का विद्युत विभव कहलाएगा। मात्रक क्या होगा इसका? वोल्ट होगा, या फिर जूल प्रति कूलाम। फार्मूला क्या बनेगा इसका? V = W/Q, यानी कि विभव बराबर कार्य बटे में आवेश। विभवांतर कॉन्सेप्ट एक परिपथ में एक पॉइंट से लेकर के है दूसरे पॉइंट से, यानी कि इस पॉइंट को अगर हम A बोलें, इस पॉइंट को क्या बोलें? B। और यहाँ से एकांक आवेश को, कितने आवेश को? एकांक आवेश को, यानी कि एक कूलाम आवेश को यहाँ से ट्रांसफ़र किया गया कहाँ तक? B तक। तो यहाँ पर जो काम होगा वो क्या कहलाएगा? इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर। क्या ये बात क्लियर हो रही है? परिपथ में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एकांक आवेश को ले जाने में जो काम करना पड़ेगा, उसी काम को नाम क्या दिया जाता है? दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर। सपोज करो कि आपके पास एक किताब है और इनके पास कोई किताब नहीं है, उस एक किताब को उठा करके शिवानी जी इनके पास पहुंचा देती हैं, तो ये शिवानी जी का जो पूरा काम होगा उसी काम को क्या बोलेंगे हम लोग?
इस और इस दोनों बिंदुओं के बीच का। समझ में आया क्या अभी? तो एकांक आवेश को किसी परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ट्रांसफर करने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर होता है। क्या बात समझ में आ रही है आंचल जी? देखिए जरा इधर, विभवांतर क्या? किसी परिपथ में कैसे आवेश को एकांक आवेश को कहाँ से कहाँ तक ले जाने में? बोलो। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। यही कार्य क्या कहलाएगा? उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर। किसके बीच का? जिन बिंदुओं के बीच इलेक्ट्रॉन वो आवेश को ट्रांसफर किया गया है। कार्य उन बिंदुओं के मध्य क्या कहलाता है? बोलो। विभवांतर। फार्मूला वहाँ पे विभव को किससे दिखाया गया था? P से दिखाया गया था, यानी कि V बराबर यहाँ पे W बटे में Q हुआ था। लेकिन वो पूरा पोटेंशियल था वहाँ का। यहाँ पोटेंशियल का डिफरेंस है, अंतर है। जहाँ पे फिजिक्स में अंतर आता है वहाँ पे डेल्टा का चिन्ह लिया जाता है। किसका? डेल्टा का। डेल्टा V बराबर सेम वही W अपान में Q। इसका भी मात्रक चेंज नहीं है, वही मात्रक है यहाँ पर भी। मात्रक क्या होगा इसका? जूल प्रति में कितना? कूलाम। जूल प्रति कूलाम को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे? वोल्ट बोलेंगे। और वोल्ट को प्रेजेंट किससे करेंगे? छोटे वाले V से। वोल्ट वैज्ञानिक का नाम है। तो क्या ये बात समझ में आ रही है? दो चीज़ें। कौन कौन सी चीज़ें? एक आपने विभव पढ़ा और एक क्या पढ़ा? विभवांतर। विभव का मतलब कि एकांक आवेश को अनंत से कहाँ लाया जाएगा? परिपथ में किसी पॉइंट तक। तो उसके द्वारा जो काम किया जाएगा उस पॉइंट पर विद्युत विभव कहलाएगा। और यहाँ पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में एकांक आवेश को ट्रांसफर करने में जो काम होगा वही उन दोनों पॉइंट के बीच का डिफरेंस होगा। क्या बात समझ में आ गई है? विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर। यहाँ पर विभव का जो फार्मूला है वो क्या है? V बराबर W बाई Q। और यहाँ पे फार्मूला क्या है? डेल्टा V बराबर W बाई में Q। दोनों की यूनिट सेम है, अलग अलग नहीं है। और आपके लिए यूज होने वाला जो है वो यही होगा। कौन सा? डेल्टा V बराबर W बाई Q। कुछ लोग इस फार्मूले को डायरेक्टली ये भी लिखते हैं V बराबर W बाई Q। तो दोनों में गलत नहीं है, आप दोनों में से कोई भी अपना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। कौन कौन सी? विद्युत विभव क्या है और विभवांतर क्या है। क्लियर हो गया ये? विद्युत परिपथ ना इलेक्ट्रिकल सर्किट, विद्युत परिपथ इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल सर्किट। सर्किट की स्पेलिंग सही है क्या? सही लिखा हूँ? चलो फिर देखो फिर से स्टार्ट करते हैं। विद्युत परिपथ क्या होता है? इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है? एक ऐसा विद्युत धारा का मार्ग जो कि क्लोज हो, बंद हो। विद्युत धारा का प्रवाह अगर किसी बंद जगह पे हो रहा है, यानी उसका जो मार्ग है एकदम क्लोज है, तो उसी मार्ग को क्या बोलते हैं हम लोग? विद्युत परिपथ। विद्युत धारा के आवेश का जो प्रवाह का मार्ग है अगर वो बंद है तो उसे क्या बोलेंगे? विद्युत परिपथ। आवेश प्रवाह के बंद
मार्ग को विद्युत परिपथ कहा जाता है। यानी कि आवेश प्रवाह का जो मार्ग पूरी तरीके से बंद हुआ बना रहेगा, पूरा संयोजन जो है उसका, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? विद्युत परिपथ। और विद्युत परिपथ में ढेर सारी चीज़ें लगी होती हैं, ज्वाइंट होते हैं। अगर हम चिन्ह बनाए विद्युत परिपथ का, इस प्रकार की अगर कंडीशन कहीं पर दिखती है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? विद्युत परिपथ। और इस विद्युत परिपथ में जिन जिन चीज़ों का जिक्र होता है उनका नाम हम देख लेते हैं, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे शामिल हैं। और कुछ चीज़ों की अगर बात करें हम, तो इसमें से जो पहली चीज़ है वो है, अगर हम बैटरी को दिखा रहे हैं, सेल को दिखा रहे हैं, सेल या बैटरी, तो उसके लिए जो सिंबल बनता है वो इस प्रकार से बनता है। अगर 2-3 है तो सेलों का संयोजन दिखता है, ऐसे बना है तो बैटरी है। और एक से ज़्यादा बना हुआ है तो इस प्रकार का बनेगा, प्लस करके रहेगा। और ढेर सारे इसमें इस प्रकार के बने रहेंगे, यहाँ पे माइनस रहेगा। ये सेलों का संयोजन है और एक अकेला सेल है यहाँ पे। अगर यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रतिरोध अगर लगा है तो प्रतिरोध के लिए इस प्रकार का चिन्ह होगा, स्प्रिंग टाइप का, मुड़ा हुआ स्प्रिंग, ये प्रतिरोध का चिन्ह है। 2 प्रकार की कुंजियाँ शो होती हैं। अगर इस प्रकार से बना हुआ है तो इसको हम लोग बोलेंगे खुली कुंजी। और इसी टाइप में इस प्रकार से अगर बीच में पॉइंट दिख रहा है आपको, तो ये कौन सी कुंजी होगी? ये होगी बंद कुंजी। आगे इसमें अगर इस प्रकार से ए लगा हुआ है, प्लस माइनस लिखा हुआ है या ना लिखा हुआ है, तो जहाँ पे ए लगा होगा यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे हम लोग? अमीटर। अमीटर वो यंत्र होता है जिससे क्या नापा जाता है? विद्युत धारा मापा जाता है। क्या मापा जाता है इससे? विद्युत धारा। स्पेशल बात है, ये ध्यान देना, क्वेश्चन आता है 1 नंबर का कि विद्युत धारा का मापन किस यंत्र से किया जाता है, तो किससे किया जाता है? विद्युत धारा का मापन अमीटर से। अगला है इसमें, अगर यहाँ पे V लगा हुआ है, V तरीके से दिख रहा है ऐसा, तो इसका अर्थ क्या है? यहाँ पे विभवांतर नापने वाला वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर क्या नापता है आपका? विभवांतर। तो 2 बातें याद रखना इन दोनों चीज़ों से संबंधित। अमीटर क्या नापेगा? विद्युत धारा। और वोल्ट मीटर क्या नापेगा? विभवांतर नापेगा। धारा नियंत्रक लगा होता है। क्या लगा होता है? धारा नियंत्रक। अगर कहीं पर प्रतिरोध के ऊपर ऐसा तीर आपको दिख जाए तो समझ लेना कि ये क्या है वहाँ पे? यह है धारा नियंत्रक। और इसके बाद में अगर हम 8वें की बात करते हैं तो ज्वाइंट की बात की जाती है। ज्वाइंट की, तारों की जोड़ की। अगर इस प्रकार से बना हुआ है तो ये क्या शो करता है? तार की संधि। क्या शो करता है यहाँ पे? संधि। तारों के बीच की संधि शो करता है। और अगर यहाँ पे और विशेष प्रकार का बना हुआ है, यानी कि
ऐसे एक तार जा रहा है, एक तार ऊपर से आ रहा है और ऐसे क्रॉस होकर के ऐसे जा रहा है, तो क्रॉसिंग तार इसको बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? क्रॉसिंग बोलेंगे। किसका? दो तार जब एक दूसरे के ऊपर से गुजरते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? तारों का क्रॉसिंग बोला जाता है। क्या बात समझ में आ रही है? क्या क्या देखा आपने? सेल या फिर बैटरी, और ये फिर ये अगला स्पेशल तौर पे क्या है? ये संयोजन। किसका संयोजन? सेलों का संयोजन। ये केवल सेल दिखाता है और ये क्या दिखाता है? उसका संयोजन दिखाता है। अगर इस प्रकार का मार्ग बना है तो क्या है? प्रतिरोध। और इस प्रकार का बना हुआ है तो वो खुली कुंजी है। ऐसा बना हुआ है तो बंद कुंजी। ए लगा है तो अमीटर, वी लगा है तो वोल्ट मीटर। अगर प्रतिरोध के ऊपर तीर लगा है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? धारा नियंत्रक। और आगे की ओर अगर ऐसा जॉइंट दिख रहा है तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? यहाँ पे ये तारों का जॉइंट है, संधि है। और इस प्रकार का बनेगा तो ये तार का क्या है? क्रॉसिंग है। क्या ये बात समझ में आ गई क्या? कोई कन्फ्यूजन? और इसे क्या बोलेंगे हम लोग? विद्युत परिपथ। तो इन चिन्हों को याद रखना। कभी कभी 1 नंबर या 2 नंबर का दे दिया जाता है और बोला जाता है कि बताइए कि यह चिन्ह किस चीज़ को प्रदर्शित करता है। तो वहाँ पे अगर आपको पता होगा तो ऑप्शन आराम से टिक हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो छोटा है का? तो छोटा हो क्या होता है? प्रतिरोध। रेसिस्टेंस। तो प्रतिरोध को आप एक लाइन से परिभाषित कर सकते हो और वो लाइन है कि धारा के मार्ग में अवरोध। प्रतिरोध का मतलब क्या है? यहाँ पे धारा के मार्ग में अवरोध। धारा के मार्ग में जो अवरोध होता है उसी को प्रतिरोध कहा जाता है। या फिर किसी चालक का वह गुण जिसके कारण उसमें बहने वाली धारा का मार्ग अवरुद्ध होता है, उस धारा को रोकने वाला जो गुण होता है उसी को प्रतिरोध कहा जाता है। प्रतिरोध का मतलब क्या? कि किसी भी चालक, चालक मतलब जिसमें कि प्रवाहित होता है। चालक से कॉन्सेप्ट समझ लेना अपना। चालक किसको बोलते हैं? चालक जिनमें विद्युत प्रवाहित हो सके वो किसके चालक कहलाते हैं? विद्युत के चालक कहलाते हैं। किसके चालक? विद्युत के चालक। कंडक्टर बोलते हैं। कंडक्टर मतलब चालक। और सर्वाधिक अच्छा विद्युत का चालक जो है वो है आपका चांदी। जो सिल्वर है वो विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। जितनी इलेक्ट्रिसिटी उसको दी जाती है सामने वाले सिरे पर लगभग उतना इलेक्ट्रिसिटी वो पहुंचाता है। कुछ रोकता ज़रूर है लेकिन अन्य धातुओं के मुकाबले रोकने की क्षमता उसकी काफ़ी कम है, तो अच्छा चालक माना जाता है। चालक जिनमें विद्युत प्रवाहित हो सकता है। और विद्युत प्रवाहित किस में होता है? तो जाहिर सी बात है कि इसमें आप किसकी बात कर रहे हो? धातु की बात कर रहे हो। रीजन क्या है? कि धातु ही विद्युत को प्रवाहित करते हैं। तो इसका रीजन ये है कि ये इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं। इलेक्ट्रॉन के त्याग के कारण ही धातुएं किसका चालन करती हैं? विद्युत का चालन करती हैं। रीजन ये है कि विद्युत का चालन करने के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश लेकर के एक जगह से दूसरे जगह जाता है। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। उस आवेश को ट्रांसफ़र करेंगे तभी जा कर के इलेक्ट्रिसिटी बनेगी आपकी। और ये चीज़ तभी हो सकता है जब इलेक्ट्रॉन कोई छोड़ेगा। और इलेक्ट्रॉन छोड़ने का जो कॉन्सेप्ट है वो किससे संबंधित है? धातुओं से संबंधित है। तो जितनी भी धातुएं होती हैं किसका चालन करती हैं? विद्युत का चालन करती हैं। लेकिन कुछ अपवाद भी हैं, जैसे लेड हो गया, शीशा हो गया, आपका विद्युत चालन नहीं करता। ये बात समझ में आ रही है क्या? तो ध्यान दीजिएगा कि सबसे अच्छा चालक कौन सा है इसमें? सिल्वर है। सिल्वर के बाद चालन करता है कॉपर। कॉपर भी ठीक ठाक चालक है किसका? विद्युत का।
इसके बाद में नंबर आता है किसका, एल्यूमिनियम का। ये सब बहुत अच्छे कंडक्टर माने जाते हैं, किसके, इलेक्ट्रिसिटी के। यहाँ पे इंसुलेटर भी समझ लेते हैं। इंसुलेटर का मतलब अचालक। इंसुलेटर का मतलब क्या होगा, अचालक। और अचालक का अर्थ क्या निकालोगे आप, जिनमें विद्युत प्रवाहित न हो, उन्हें क्या कहा जाएगा, अचालक बोला जाएगा। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि जो अचालक होते हैं वो मुख्यतः होते क्या हैं, अधातु होते हैं। अचालक कौन होंगे, अधातु होंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता का मतलब, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता का मतलब क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन दूसरे जगह से एक्सेप्ट करते हैं। अगर दूसरे जगह से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये होगा कि ये इलेक्ट्रॉन को मुक्त नहीं कर सकते, और इलेक्ट्रॉन अगर मुक्त नहीं करेंगे तो चार्जेस इधर से उधर नहीं जाएंगी। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जिनमें विद्युत प्रवाहित न हो उन्हें क्या बोला जाएगा, अचालक बोला जाएगा। और इसमें जैसे कि लकड़ी हो गई, कार्बन हो गया आपका, लकड़ी, कार्बन, प्लास्टिक, इसमें विद्युत प्रवाहित नहीं होते। एक सेमीकंडक्टर होते हैं। सेमीकंडक्टर का मतलब अर्धचालक। और अर्धचालक का अर्थ होता है कि जिनमें कि थोड़ी बहुत कैपेसिटी है, कुछ ऐसा गुण उत्पन्न किया जा सकता है कि विद्युत उसमें बन जाए, उन्हें क्या कहा जाएगा, अर्धचालक। और अर्धचालक में कोई न कोई उपाय लगा करके बिजली या फिर विद्युत उत्पन्न या फिर प्रवाहित कराया जा सकता है। युक्ति लगाकर विद्युत प्रवाहित किया जा सके, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, अर्धचालक। जैसे कि सिलिकॉन हो गया, एग्जाम्पल की अगर बात करें हम, तो ये जो सिलिकॉन है इसमें आप इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित कर सकते हो। जर्मेनियम की बात करें तो ये जो होते हैं उपधातु, उनमें ये क्वालिटी पाई जाती है। क्या ये चालक अचालक से संबंधित बातें समझ में आ गई तीनों। धारा के मार्ग में जो अवरोध है, जिसको आपने प्रतिरोध बताया, ये चालकों का वह गुण होता है जिसके कारण वह धारा को बहने से रोकते हैं। तो इसकी परिभाषा को हम दूसरी भाषा में भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, चालक का वह गुण जिससे वह प्रवाहित धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। चालक का ऐसा गुण जिसके कारण वह प्रवाहित धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करेगा, और उसी गुण को हम क्या बोलेंगे, बोलिए, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। उस चालक का रेजिस्टेंस बोलेंगे। निर्भरता क्या होती है, दिखाते कैसे, ये जान लीजिए। अगर प्रदर्शित करने की बात करें तो इस चीज़ को प्रदर्शित किया जाता है किससे, आर से। कैपिटल आर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, कैपिटल आर का यूज करेंगे। कहीं कहीं पर छोटे आर का भी यूज किया जाता है, लेकिन जो छोटा आर है वो आंतरिक प्रतिरोध के लिए यूज करते हैं। छोटा वाला आर उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है। प्रदर्शित किया जाता है आर से। और ये जो आर का फार्मूला होता है वो ये होता है कि आर बराबर वी अपान में विद्युत धारा यानी कि आई। ये प्रतिरोध का फार्मूला है।
अब ये जो R है इसकी यूनिट क्या होगी, मात्रक क्या होगा, तो मात्रक इसके फार्मूले से निकालेंगे हम। R का जो मात्रक है इसके और इसके मात्रक पर डिपेंड करेगा, इसका मात्रक वोल्ट और इसका मात्रक एम्पियर, यानी कि R की जो यूनिट होगी वो वोल्ट प्रति में एम्पियर होगी, और वोल्ट प्रति एम्पियर को हम लोग क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं। ओम का सिंबल इस प्रकार से होगा, ये ओम का सिंबल है। ओम किसका मात्रक, प्रतिरोध का, यानी कि R की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, ओम होगी। अगर आपने वोल्ट प्रति एम्पियर बोला तो भी गलत नहीं है। अगर 1 वोल्ट विभवांतर में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तब उसका प्रतिरोध कितना ओम होगा, 1 ओम होगा। कभी कभी डिफिनीशन लिखने को देता है कि 1 ओम की डिफिनीशन क्या होगी, 1 ओम क्या होता है, तो 1 ओम वह प्रतिरोध है जो किसी चालक में 1 वोल्ट विभवांतर के लिए 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर होता है। समझ में आ रही है बात। जब किसी चालक में 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो और 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तब उस चालक का प्रतिरोध कितना ओम होगा, 1 ओम होगा। क्लियर हो रहा है ये। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम यहाँ पे 1 लिख दें, यहाँ पर भी 1 लिख दें तो इसका मान भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 जूल की परिभाषा, 1 वोल्ट की परिभाषा, 1 एम्पियर की परिभाषा और 1 जितनी भी चीज़ें हैं 1 से संबंधित, उनका परिभाषा जब 1 से बनाओगे तो आप यहाँ पे वैल्यू को कितना रखोगे, 1 रखोगे। क्या बात समझ में आ रही है। इसको लेकर के एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, वो है ओम का नियम। ओम का नियम, ओम ने इसको लेकर के क्या रूल दिया था, वो नियम हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ओम ने इसको लेकर के रूल ये दिया था कि अगर किसी चालक के लंबाई में, तापमान में, यानी कि उसकी फिजिकल कंडीशन को अगर हम चेंज ना करें, किसी तार की भौतिक अवस्थाओं को यदि परिवर्तित न किया जाए तो उसमें उत्पन्न होने वाली जो धारा है वह अनुक्रमानुपाती होती है विभवांतर के, यानी कि विभवांतर जो होगा वो धारा के अनुक्रम में होगा, और धारा किसके अनुक्रम में होगा, विभवांतर के। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि किसी चालक में, यानी किसी तार में, अगर हम उसके भौतिक गुणों में कोई परिवर्तन ना करें, अर्थात उसकी लंबाई ना बढ़ाएं, उसकी मोटाई ना बढ़ाएं, उसका टेम्परेचर चेंज ना करें, उसकी प्रकृति ना बदलें हम, तो उसमें उत्पन्न होने वाला जो विभवांतर है उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। किसी भी चालक तार में अगर कोई परिवर्तन न किया जाए, उसकी फिजिकल कंडीशन को न चेंज किया जाए, तो वहाँ पे जो उत्पन्न विभवांतर है उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यही ओम का नियम है। तो ओम के नियम के अनुसार हम क्या लिख सकते हैं कि यदि चालक के भौतिक अवस्थाओं, यदि चालक के भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन न हो, कोई परिवर्तन न हो, तब उसमें उत्पन्न विभवांतर, उसमें उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार दे दीजिएगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है कि ये सबसे बड़ा हथियार है इस चैप्टर का, और जितनी सवालें होंगी आपके बोर्ड एग्जाम्स में आने वाली, वो मैक्सिमम सवालें किस रूल से लगेंगी, ओम के नियम से लगेंगी। इसके बाद जितनी भी सवालें आप पढ़ोगे हर जगह पे ओम के नियम का कॉन्सेप्ट आएगा। ज़रा समझते हैं कि कैसे बनाइए। तो अगर हम प्रतिरोध की बात करें, ये धारा, तो यह अनुक्रम में होता है उसके लंबाई के, यानी कि लंबाई बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। लेकिन उन्होंने बोला कि लंबाई भी मत बढ़ाओ, बोला गया कि प्रतिरोध
व्युत्क्रम में होता है उसके मोटाई के एरिया के व्युत्क्रम में होता है। जितना जो उसका क्रॉस सेक्शन होता है, सामने का व्यू होता है किसी तार का, अगर सामने की व्यू की बात कर लें तो ये जो सामने का व्यू है वो जितना ज़्यादा मोटा होगा प्रतिरोध उतना कम होगा। टेम्परेचर बढ़ाने पर अगर ताप बढ़ा दिया जाए तो ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। ताप बढ़ाने पर क्या बढ़ जाता है? प्रतिरोध बढ़ जाता है। और अगर प्रकृति बदल दी गई, पदार्थ अगर सिल्वर का है, अगर आपने चेंज करके कॉपर का कर दिया तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम आती है। तो ओम जी ने बोला कि ना तो हम लंबाई बढ़ाएं, ना ही हम मोटाई बढ़ाएं, और ना ही उसका टेम्परेचर बढ़ाएं, और ना ही घटाएं उसको। ना ही टेम्परेचर बढ़ाया घटाया जाए, ना लंबाई बढ़ाई घटाया जाए, और ना ही मोटाई बढ़ाई घटाई जाए। तो अगर फिजिकल कंडीशन अगर चेंज नहीं की गई तो इसमें जो परिपथ में विभवांतर होगा उसमें उत्पन्न धारा के अनुक्रम में होगा। ये बात किसने कही? ओम ने कही। ये जो ओम नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने ये रूल दिया कि उसमें उत्पन्न विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रम में होगा। और इसका ग्राफ खींचा जाता है इस साइड से, एक ऐसे ग्राफ बना लिया जाता है। यहाँ पर विभवांतर दिखाया जाता है, यहाँ पर धारा दिखाई जाती है। तो जो आपका ये है ग्राफ इधर निकल के आता है। बात समझ में आ रही है क्या? और ये कंडीशन तब है जब कोई परिवर्तन न किया जाए। किस में? फिजिकल कंडीशन में। बताना ज़रूरी है, फिजिकल कंडीशन बताना ज़रूरी है। तब यहाँ पे ये जो विभवांतर है किसके अनुक्रम में है? धारा के। और अगर हम अनुक्रम हटाते हैं तो क्या आता है? अनुक्रम हटाने पर हमेशा क्या आता है? कांस्टेंट वैल्यू, नियतांक आता है। यानी कि हम यहाँ पे अनुक्रम हटाएंगे तो V = I तो होगा ही होगा, लेकिन एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी और वही क्या होगा? हमारा प्रतिरोध। उत्पन्न विभवांतर इसमें बहने वाली धारा का अनुक्रमानुपाती होता है। अगर अनुक्रम हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रतिरोध। R से दिखाते हैं उसे। और R की यूनिट आपको बता ही दिया, कितना होता है? ओम होता है। क्या ये प्रतिरोध से संबंधित बातें समझ में आ गई है कि प्रतिरोध क्या होता है? तो प्रतिरोध आपके इस चैप्टर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्रतिरोधों का संयोजन भी आगे चलकर